अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान सीरीज़ जो कि सेहतमंद रमज़ान हमदर्द ज़िंदगी आपको प्रेजेंट कर रहा है और ख़ास तौर से ये सेगमेंट्स रमज़ान के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। जिस तरह से हमारे 3 सेगमेंट्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, तो आज हमारा पहला सेगमेंट है और अमजद इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद इस्माइल साहब, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमें जॉइन किया। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम रमज़ान सीरीज़ और सेहतमंद रमज़ान को जो है वो हमदर्द ज़िंदगी में मुतारफ़ करवा रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जब रमज़ान शुरू हो रहे होते हैं और तैयारियां तो घर में बहुत तरह की चल रही होती हैं, चाहे क्लीनिंग हो या इंसान अपने कपड़े बना रहा हो या दूसरी चीज़ें, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से जो है वो हम थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। तो रमज़ान से पहले जो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स हो गए या गर्ड के पेशेंट जो कि तेज़ाबियत के पेशेंट्स हो गए, पीसीओएस बहुत कॉमन है और वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को जो है वो फ़ीड करवा रही होती हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो इन लोगों के लिए जो है वो क्या तैयारी करें रमज़ानों से पहले? जी, बहुत शुक्रिया मिसबा। ये बहुत एक ऐसा टॉपिक है जो हम हर साल जो 1 महीना है वो हम इसमें गुजारते हैं और एक मुसलमान की हैसियत से इसमें हमारे कुछ रूहानी जो जज्बाती वाबस्तगी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और हम बड़े पुरजोश अंदाज में जो है वो रमज़ान को वेलकम करते हैं और उसमें जो है फिर हम बच्चे भी, बूढ़े भी, ख़वातीन भी, इवन मैं चूँकि प्रैक्टिसिंग तबीब हूँ तो बहुत सारे लोग आते हैं जो बीमार होते हैं। लोग कहते हैं जी मैं रोज़ा बिल्कुल नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, मुझे हर हाल में रोज़ा रखना है, आप ऐसे मैनेज कीजिए। तो ये जज्बा होता है लोगों का, तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें आपने जो जिन चीज़ों का जिक्र किया उसमें स्पेशली पहले डायबिटीज़, तो प्री रमज़ान सबसे पहले एक पैटर्न है कि हम जब कोई बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे होते हैं तो हमारे यहाँ उसकी मशक़ें की जाती हैं। बिल्कुल। जैसे कि कोई जंगी मशक़ें हो सकती हैं, जैसे कि कोई कुदरती आफ़ात के हवाले से हम कोई बात कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई पैंडमिक है उसके हवाले से हम कोई मैनेजमेंट करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं। तो रमज़ान का जो महीना है, चूँकि पूरा एक महीना है, सारे काम जो हैं वो एज़ इट इज़ चल रहे होते हैं, सिर्फ आपका रूटीन जो है वो चेंज हो जाता है। खाना पीना आपने टाइमिंग के साथ मैनेज करना होता है, लेकिन आपकी जितनी मसरूफियात हैं वो उसी अंदाज में चल रही होती हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो पहले से शुरू कर दें। और इसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीक़ेकार था कि हर इस्लामी महीने की 14, 15, 16 को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, या फिर पीर और गालिबन बुध का या जुमेरात, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि रोज़ा आप रखा करते थे। तो उससे क्या होता है कि आदमी जो है वो यूज्ड टू रहता है और उसमें आप जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज आप करने जा रहे हैं, 1 महीना आपने पूरा उसमें गुजारना है, फिर उसमें मौसम की तब्दीली एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। तो उसमें आपने उसको मैनेज करने के लिए अगर पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, ख़ास तौर पे ये जो आपने अमराज की बात की, इससे वाबस्ता लोग जो हैं वो अगर अपने आप को प्रिपेयर कर लें पहले से तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो उसमें अगर हम बात कर लें पहले डायबिटीज़ के हवाले से कि आया इंसुलिन डिपेंडेंट है या दवाओं पे मैनेज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, तो उसमें अच्छा यही है कि एक तो मरीज़ टू मरीज़ चीज़ें जो हैं वेरी करती हैं, हर आदमी के हालात जो हैं वो यकसा नहीं होते। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें सबसे पहला चीज़ जो हमारे यहाँ एक रूटीन है कि नींद कम हो गई है, आपने रात के वक्त उठना है, फजर से पहले रोज़ा इफ्तार करना है, उसके बाद फिर आपने जो है वो फिर बीच में गैप है और फिर इफ्तारी फिर बाद में करनी है, सहरी के बाद। तो इसमें आपका रूटीन खाने पीने का किस तरह का होगा, ख़ास तौर पे वो लोग जो दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, तो वहाँ थोड़े से पैटर्न जो हैं वो अपने मालिक से पूछ कर उसको चेंज करना या उसको डिस्कस कर लेना पहले से ज़रूरी होता है। सही। स्पेशली जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं वहाँ इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आपने इफ्तार के वक्त तो आपने इंसुलिन ले ली, लेकिन अब सहरी में चूँकि अब आपने पूरा दिन फिर एक फेज़ गुजारना है बग़ैर कुछ खाए पिए, तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे। और इसी के लिए मैंने वो कहा कि जो प्रिपरेशन हो रही होती है प्री रमज़ान, वो उसको माविन होती है, क्योंकि ये उसूल नहीं है, हर किसी के लिए यकसा उसूल नहीं है, इसमें डिफरेंट लोगों की डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। बिल्कुल, कोई हाइपोग्लाइसीमिक है, कोई हाइपरग्लाइसीमिक है, किसी की शुगर बढ़ रही है, और किसी में बड़ी वेरिएशंस आती हैं, कभी एकदम से शुगर गिर गई, कभी एकदम से शुगर हाई हो गई।
तो इसलिए वो प्रैक्टिस जो है प्री रमज़ान वो बहुत ज़्यादा इसमें मदद करती है लोगों की, अगर वो कर लें तो बहुत अच्छा है। और उसमें फिर आप तयन करेंगे कि आपने सहरी में अपनी जो इंसुलिन है वो कितने यूनिट मैनेज करने। मिसाल के तौर पे कोई लेता है 40 यूनिट या सुबह के वक्त, दो टाइम लगाते हैं लोग, तो वहाँ फिर आपको लेकिन फिर वहाँ आम दिन में ये होता है कि आप उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं जी, कुछ भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पाबंदी है। तो उसको देखते हुए जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। और एक चीज़ ये कि हमें ख़ास तौर पे ऐसी ग़िज़ाओं की प्रिपरेशन की तरफ जाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है यानी एब्जॉर्प्शन रेट वो कम हो बॉडी के अंदर। तो शुगर जो है वो बजाय से एकदम से स्पाइक मिले उसको, वो आहिस्ता 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 ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज हो। दूसरी आपने बात की गर्ड के हवाले से, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, यानी हमारे मैदे में से जो एसिड कंटेंट है वो रिफ्लक्स हुआ, हमारी ग़िज़ा की नाली में आया और उसने हलक तक जो है वो एक आग लगा दी, मिर्चें लग गई। तो उसमें एक उसका कॉज जो सबसे पहले है कि क्यों ऐसा होता है, तो ओबेसिटी जो है वो एक उसका बहुत बड़ा कॉज है। जो लोग मोटापे का शिकार होते हैं, ओवरवेट होते हैं, जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं वो लोग, या जिन लोगों की रूटीन है होटलिंग बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है, मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड, कैफीन का इस्तेमाल, कॉफ़ी वगैरह का इंटेक जो है, तो वो लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं, खाते ही लेट जाते हैं। हाँ, और साथ साथ ये जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब्स वाले लोग होते हैं, बैंकर्स होते हैं, आईटी लोग होते हैं, ये सारे आईटी के जो लोग होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इसको अमूमन भुगतते हैं। इवन फाइनेंस के लोग भी उसमें होते हैं, हर तरह ही होता है, लेकिन कुछ लोगों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन होता है। तो वो लोग इसको कैसे मैनेज करेंगे पहले से? तो सबसे पहले आप अपनी हैबिट्स जो हैं, फूड की अब हमने बात की, वो ज़रा सा मैनेज करना शुरू कीजिए, और उसमें आहिस्ता आहिस्ता, जायसा एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कीजिए, चिकनी तली हुई चीज़ें, डीप फ्राई आइटम्स जो हैं वो अगर आपने लेने भी हैं, क्योंकि हम रमज़ान में भी वो इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, तो उसको बहुत मिनिमम लेवल पर लेकर आइए। फिर इसी तरह फास्ट फूड का इंटेक जो है वो कम हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा, बल्कि छोड़ ही देना चाहिए। और रिफाइंड फूड स्पेशली जो ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी हैं, ये इनके लिए भी हैं। रिफाइंड फूड अगर हम अपनी जनरल पब्लिक को समझाना चाहें कि क्या आता है उसमें, क्योंकि रिफाइंड फूड हर किसी को नहीं समझ आता। जैसे कि आम सी चीज़ है हमारे यहाँ, उसमें सारा बेकरी आइटम आ गया, मैदा हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल, छना हुआ आटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो है ये चावल, जो पॉलिश चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लाल चावल होता है जी, वो जो है वो ओरिजिनल है, अगर वो हो तो उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उसका लो होगा, उसका आटा भी आपको फायदा करेगा। और पास्ता हो गया, नूडल्स, इतना ज़्यादा आजकल ये हो चुका है, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये उसमें शामिल हैं। तो इन चीज़ों को ज़रा सा मैनेज करें, इससे भी एसिड जो है वो, फिर स्ट्रेस जो है वो ट्रिगर करता है आपके एसिड्स को। बिल्कुल। फिर एक चीज़ होती है जो बहुत सारे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, किसी खाना खाया हुआ है और बैठे हुए, तो अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रेट रखें, कि उनको ऐसे झुक के नहीं बैठना, क्योंकि ये एसिड रिफ्लक्स है। जब मैदा जो है वो एक चर्निंग, जो ग़िज़ा को हजम करने का वो होता है, उसके बाद वो ग़िज़ा को आगे पुश करता है। जब पुश करता है तो जो ग़िज़ा अब पिस चुकी है, और वो जो है वो वापस एसिड के साथ पूरी, क्योंकि उनका जो ये ग़िज़ा की नाली का जो स्पिंटर है, ये जिसको हम वेल्व कहते हैं, वो लूज हो जाता है। मोटापे में लोगों में होता है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी ऐसा होता है, तो उससे वो वापस आता है और फिर वो एक अजीब सा तमाशा उनके साथ लग जाता है और वो परेशान रहते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा। फिर वो एंटासिड्स और उसका इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा। तो मैनेजमेंट जो है इसमें डायबिटीज़ में भी हमने डिस्कस किया, बहुत ज़रूरी है। गर्ड के मामले में भी दवा से ज़्यादा मैनेजमेंट को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, कि आप कैसे अपनी चीज़ों को जो है वो मैनेज करके बेहतर कर सकते हैं। दवा का नंबर जो है वो सेकंड फेज में रखिए। बिल्कुल। तीसरी चीज़ आपने क्या जिक्र की? PCOS, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी एक ऐसी इस वक्त बहुत कॉमन ख़वातीन की ऐसी बीमारी है, जो छोटी छोटी बच्चियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, बड़ी ख़वातीन भी इन्वॉल्व हैं, और उसमें उनके साथ वो मूड स्विंग्स के इश्यूज़, वहाँ पे चूँकि ये हार्मोनल
इम्बैलेंस का एक है, और ये अब सिंड्रोम है, आपस में लिंक्ड हैं, इंसुलिन भी है रिलेटेड है, और थायराइड भी इसमें रिलेटेड है, प्लस आपके ईस्ट्रोजन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम से आपको जो है वो परेशान कर देती हैं या आप गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ा सा उसको मैनेज कीजिए। ऐसे कामों से दूर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको इरिटेट करते हैं। ठीक है। तो और इसके बाद साथ ये जो हमने भी बात की थी रिफाइंड फूड में, ये पास्ता, नूडल्स, स्पैगेटीज बड़ा आसान है जी। आपने वो शॉपर थैली खोली, गर्म पानी में घोला और पी लिया। आप देखिए इसमें रिसर्च है कि ईस्ट्रोजन को ये चीज़ें जो है स्पाइक देती हैं, और एज ए प्रैक्टिसिंग तबीब मैं देखता हूँ कि ये जो रसौली है रहम की, ये एक वक्त था जब कोई 65-70 साल की उम्र में ख़वातीन में किसी में होती थी। आज हमारे पास जो बच्चियां आ रही हैं उसमें 16 साल, 17 साल, 18 साल की बच्चियों में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जो हैं वो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। और मैं आपको बताऊं कि आप तो खैर माशाल्लाह खुद तबीब जानती हैं, आम लोगों के लिए कि ये इरिवर्सिबल होता है नॉर्मली जी। इसके लिए जो जिंदगी है उसकी, एक औरत की, एक बच्चे की, वो फिर बर्बाद हो जाती है लाइफ टाइम। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये चीज़ें जो हैं ये डेवलप ना हो, और उसके लिए हम एक हेल्दी फूड प्रैक्टिस जो है, माएँ जो सुन रही हैं स्पेशली, जिनके छोटे बच्चे हैं, स्पेशली बच्चियाँ, वो इसको फॉलो करें और इसको मैनेज करें। तो उसमें फिर अच्छी कोई हल्की फुल्की सांस की मश्क भी हो सकती है, ताकि एक सूदिंग कामिंग इफेक्ट जो है वो रिलैक्सिंग इफेक्ट आए। कोई आप मुराकबा कर सकते हैं, कोई ऐसी मेडिटेशन, नमाज प्रॉपर शुरू कर दें, बावुज़ू रहें। यही वाली चीज़ें जो फास्ट फूड वाला फैक्टर है उसको अपने उसमें से निकालिए। चिकन, ये जो ब्रायलर चिकन है, ये इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके नतीजे में भी ये चीज़ें डेवलप होती हैं, उसको ज़रा सा मैनेज कीजिए। और बल्कि मैं हर उसमें ही ये बात बता देता हूँ, हर पहले प्रोग्रामों में की है कि अगर एक हेल्दी फूड, एक तो होता है ना चीट डे, किसी ने दावत की हुई है तो वहाँ चलें, माल मुफ्त दिले पे रहम वाली बात होती है। लेकिन जो चीट डे होता है उसमें भी आप ऐसा कर लें, लेकिन जो जनरलाइज हमारा पैटर्न होना चाहिए ग़िज़ा का, वो सब्जियाँ जो हम छील के पकाते हैं, टिंडा, तुरई, लौकी, कद्दू, गाजर, शलजम, ये गो के ये ज़मीन के नीचे वाली सब्जियां हैं। कार्बोहाइड्रेट्स फैक्टर होता है इसमें डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, लेकिन 70% सब्जी हो, 30% गोश्त हो, और उसके साथ चक्की के आटे की रोटी हो। सही। और वो आटा भी अगर हम कन्वर्ट कर दें, इसको जौ के आटे से इसको कन्वर्ट कर लें, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी बहुत कम है, ग़ालिबन 30 है जी, कम हो जाता है। तो वहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है इसको मैनेज करने में। सही। और चौथी चीज़ भी शायद आपने कुछ पूछी, लैक्टेटिंग मदर्स, जो मदर्स अपने बेबीज़ को फीड करती हैं। हाँ, लैक्टेटिंग। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा इसको अभी स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ मज़हब में, इस्लाम में अल्लाह ताला ने रियायत दी हुई है हामला ख़वातीन में भी और लैक्टेटिंग मदर्स में भी, और इसमें भी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। कुछ माएँ जो हैं वो खुद, उनकी हालत ऐसी होती है कि वो किसी बैरूनी एड की उनको ज़रूरत होती है, बिल्कुल, इल्ला ये कि हम वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, और साथ साथ बच्चे दो भी हो सकते हैं, तो वहाँ और बर्डनाइज हो जाती हैं। तो 20 kg पर बॉडी वेट 1 किलो पानी जो है, इसी तरह अगर 60 kg की खातून है तो 3 लीटर पानी आपका इनटेक जो है वो मैनेज करना इस दौरान में ज़रूरी है। सही, बिल्कुल। रमज़ान में जब दिन छोटे हो जाते हैं, नहीं होता, तो वो फिर एक मसला है। तो उसमें आप अपनी कंडीशन देखते हुए, आपका बच्चा किस तरह आया, वो रिलैक्स है उस चीज़ को लेकर, आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो प्रॉपर है पहले से, उसके नतीजे में बहुत अच्छी दवाएं हैं हमारे यहाँ इस हवाले से, जो आप मशवरा करके किसी माहिर मालिज से वो इस्तेमाल कर सकती हैं पहले से ही, ताकि वो चीज़ बेहतर हो जाए, क्वालिटी ऑफ मिल्क उसमें इम्प्रूव हो जाती है। और उसमें फिर ये होता है कि आप जो फ्रूट्स हैं, जो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, जैसे तरबूज है, या फिर सब्जियों खरबूजा है, या फिर सब्जियों में खीरा, ककड़ी वगैरह है, इस टाइप की चीज़ें लें। पानी का इंटेक बढ़ाइए, जूसेस ले लीजिए। तो वो टोटली डिपेंडेंट है कि आपकी कंडीशन कैसी है और आप किस तरह इसको मैनेज कर रहे हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो खुद कीजिए, नहीं तो किसी माहिर मालिज से राब्ता करके अपनी वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस कराइए। और अगर आपको इस दौरान आप समझते हैं कि आपके लिए कोई इशू हो रहा है या बेबी के लिए कोई इशू हो रहा है, तो आप पहली फुर्सत में रोज़ा तोड़ के उसका आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब बच्चे की जान या आपकी जान जो है वो रिस्क पर नहीं रहनी चाहिए इस बारे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से रियायत मिली हुई है। बिल्कुल।
अब इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि डायबिटीज़ है या गुर्दे के अमराज से जो लोग दो चार हैं, या ये GERD जैसे हमने बात की, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की, तो ऐसे में जैसे होता है कि हम तैयारी करते हैं, तो हम किसी चीज़ को तैयार करते हैं तो उसकी ज़रा प्रिपरेशन होती है, प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है। क्या रमज़ानों में जो है वो हम अपने जिस्म को क्या प्रैक्टिस है कि अगर हम रोज़ा रखें वंस अ वीक इस तरह की बीमारियों में, जस्ट टू सी कि हमने जो डॉक्टर से मशवरा लिया है या मौलिद से मशवरा किया है और उस दवाई का जो डोज़ आगे पीछे हुआ है उससे हमें फ़र्क हो रहा है या नहीं, या अक्सर बहुत सारे लोग जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, तो उनको जो है वो अगर वो रोज़ा रखते हैं, देखते हैं चेक करने के लिए, तो इस तरह की प्रैक्टिस रेकमेंड करेंगे आपके पहले से थोड़ा सा 1 महीना पहले इस तरह की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी जाए? यकीनन ये जो हमने बात की शुरू में, ये सबके लिए है। ये प्रैक्टिस जो है वो हर बंदा जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है पहले से, ख़ास तौर पे ये जो इस तरह के डायबिटीज़ वाले पैटर्न हैं, या CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का इशू, जहाँ पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है या उसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें जो है पहले से आपको अपनी कैफियत का अंदाज़ा होना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। डायबिटिक पेशेंट्स में बेसिकली कि उसमें एक टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट करा सकता है, HbA1c, यानी आप 3 महीने की अपनी शुगर की जो है मैनेजमेंट उसमें देख लेते हैं, तो रमज़ान से पहले लाजमी उसको चेक कीजिए, बिल्कुल, और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि रमज़ान से पहले ये था, क्योंकि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जी। और फास्टिंग अमूमन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जो है वो सूदमंद रहती है अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो, या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ना हो। सही। तो बहुत अच्छी है ये जो फास्टिंग है उनके लिए, रोज़ा। इसी तरह आपने गुर्दे के अमराज में बात की, तो गुर्दे के अमराज को यकीनन चेक करना चाहिए, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि आपका जो क्रिएटिनिन है लेवल, वो अगर 2 या 3, 3.5 के दरमियान रहता है, तो वहाँ आपने पहले चेक भी करना है, और आपने फिर रोज़ा रख के उसकी प्रैक्टिस पहले से करनी है कि मैं इसको कर सकता हूँ, बेयर नहीं कर सकता, कोई परेशानी तो नहीं हो रही, जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनका एक किडनी हो किसी भी वजह से, अब वो चाह रहे हैं रोज़ा रखना, तो उनका भी जो है वो जाहिर है अगर वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले पहले से, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, वही और लैब टेस्ट अपने प्रॉपर बिल्कुल। और ये वाले जो टेस्ट हैं क्रिएटिनिन वाले स्पेशली, ये तो हर हफ्ते मैं रिकमेंड करता हूँ पेशेंट्स को कि वो कराएं, और अगर वो समझते हैं कि रोज़ा रखने के नतीजे में पानी की कमी और इन सब चीज़ों की वजह से उनकी क्रिएटिनिन लेवल अगर एक्सीड कर रहा है, तो फिर वो ड्रॉप कर दें। ठीक, तो फिर वो उसको बाद में किसी ठंडे मौसम में, अगर इतना हो जाए क्रिएटिनिन लेवल तो वो रोक दें। मैंने जैसे कहा कि अगर 2 और 3.5 के दरमियान है तो वहाँ हम परमिट करते हैं कि जी आप रोज़ा रख लीजिए, ठीक है। लेकिन जो लोग 3, 3.5 से ऊपर हैं, 4, 5, क्योंकि 6, 6.5 में तो फिर आप डायलिसिस की तरफ ले जाते हैं पेशेंट जी। तो उसमें जो इससे नीचे के लोग हैं, वो फिर अपनी कैफियत देखते हुए उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों में फिर पानी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हमें किडनी के ऊपर कितना बोझ डालना है। सही। जब हम किडनी के ऊपर बोझ डालने से बचाएंगे, तो वहाँ फिर ख़ासतौर पर अगर अभी तो मौसम शायद बेहतर रहेगा इस रमज़ान में, लेकिन आगे अगर जब गर्मियाँ आएंगी और सिलसिला होगा तो फिर वहाँ मसला हो जाता है। अच्छा, अब जैसे हमने बीमारियों के हवाले से बात कर ली, लेकिन जब एक्सरसाइज की बात आती है तो एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम रमज़ानों में, जैसे पहले से आप अपना थोड़ा सा स्केड्यूल चेंज कर लें कि क्या जो है वो तैयारी की जा सकती है पहले से, कि रमज़ानों में हम एक्सरसाइज को अपने माइंड बना लिया जाए या प्रैक्टिस कर ली जाए कि भाई हम कौन से वक्त में कर सकते हैं और कितने आवर्स या कितने मिनट कर सकते हैं, तो ये रमज़ानों से पहले क्या इस पे आप कहेंगे? अच्छा, उसमें भी वही वार्म अप वाली पैटर्न है कि एक चीज़ की हम तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, और अव्वल तो डायबिटिक पेशेंट्स में रिकमेंडेड है कि वो प्रॉपर एक्सरसाइज वॉक करके जो है वो अपने आप को दवाओं का डिपेंडेंट करने के बजाय इस तरह अपने आप को मैनेज करें, ताकि आपके मसल्स जो हैं उसमें वो उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाए और आपकी दवा या आपके इंसुलिन जो है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। उससे न्यूरोपैथी हो रही होती है इन लोगों में ज़्यादा, तो वो फिर एक प्रॉब्लमेटिक होता है कि भाई कैसे मैनेज करना है उसको। और दूसरी आपने क्या जिक्र किया गुर्दे के अमराज में? जी, अगर एक्सरसाइज वाले लोग हैं और फिर इसी तरह से मुख्तलिफ अमराज जो हमने शुरू में भी बात की है। एक्सरसाइज जो है वो इन लोगों में रिकमेंडेड होती है कि अगर उनकी तबीयत बेहतर है और वो बियर कर सकते हैं, तो रोज़े से कुछ लोग पहले थोड़ा सा एक वर्कआउट का एक प्लान कर लेते हैं 15 मिनट 20 मिनट, या फिर कुछ लोग जो है वो इफ्तारी के बाद
और एक पैटर्न ये भी देखने में आता है कि जी तरावी क्योंकि इटसेल्फ होती है वो एक जी। प्रॉपर एक्सरसाइज है, तो उसमें फिर वो ड्रॉप कर देते हैं और वहाँ वो मैनेज कर लेते हैं प्रॉपर तरावी पढ़ के, नमाज पढ़ के, ठीक। और एक उन्होंने सिंपल एक वॉक का एक एहतमाम कर लिया, तो उससे चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाती हैं। ठीक है। अब अगर हम यूनानी दवाइयों की बात करें तो रमज़ानों में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एक जनरल आप चाह रहे हैं कि वेलबींग रहे, ताकत रहे और हम अच्छा महसूस करें और हमें कमज़ोरी ना हो और हमें साथ-साथ कोई मसले की तरफ हम ना जाएँ, क्योंकि मौसम की भी फ्लक्चुएशंस होती हैं रमज़ानों में। अब जैसे वैसे भी आप देख रहे हैं कि वेदर की बहुत ज़्यादा मौसम बहुत तब्दील हो गया है। जो जिस तरह था कि दिसंबर में, नवंबर में सर्दियाँ आएँगी और जनवरी, फरवरी थोड़ा हल्का मौसम होगा, मार्च, अप्रैल, मई से फिर गर्मियाँ, लेकिन अब इस तरह का कुछ रहा नहीं है। तो ऐसे में जो है वो दवाइयाँ कौन-सी हैं जो एक पहले से प्रिपेयर रखे इंसान घर में ताकि रमज़ानों में इधर-उधर भागना ना पड़े? अच्छा, अगर हम इंसुलिन के का तो यही सॉरी शुगर से रिलेटेड तो यही मसला है कि वो ऑलरेडी दवा खाता हुआ अगर आ रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो वो तो उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, वो सही। डॉक्टर से मशवरा कर लें। और उसकी जो डोज है यूनिट्स में, वो कितनी उसने लेनी है, लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, उसको कैसे मैनेज करना है, वो देख सकता है। गर्ड की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास बहुत अच्छी दवाएं हैं, जैसे एक हमारे पास साशे पैकिंग में सूसी है, हमदर्द की प्रोडक्ट है, करहीन है, इंदमाली है, और एक सिरप है राहत शिकम के नाम से, एक साशे केसरी के नाम से है। तो ये बहुत अच्छी दवाएं हैं, लेकिन फिर वही बात है कि आपके इसका जो सबब है वो क्या चीज़ बन रही है, बिल्कुल। तो उसको मैनेज करते हुए आपने इन सब चीज़ों का सहारा लेना है। लेकिन पहले मैनेजमेंट, बाद में दवा, और फिर अपने मालिज से मशवरे पहले के साथ ग़िज़ा से उसको अपना इलाज ग़िज़ा कर से लें, फिर करें। दवाई की तरफ आएँ। बिल्कुल। और दवाई पे भी जब आएँ तो मालिज से मशवरा करके दवाई इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, कोई मसला नहीं है उनको, तो वो क्या करें रमज़ान से पहले तैयारी? रमज़ान से पहले तैयारी, क्योंकि वही बात है कि क्योंकि एक बिल्कुल आपका जो लाइफ का पैटर्न है वो बिल्कुल टर्न हो रहा है, हर चीज़ एक्चुअल में सही होने जा रहा होता है, हाँ, पर हमें लगता है चेंज हो रहा है। और फिर हम जिस हिसाब से हमारे यहाँ एक मैसअप है इफ्तारी के नाम पे, बिल्कुल। जैसी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, तो वो अच्छा है, वो थोड़ा सा रेस्ट दे दें अपने मैदे को, अपने निज़ाम हज़म को, ताकि फिर वो ये वाली चीज़ें जो फ्राइड आइटम्स और ये और सारा, फिर वो रात को सहरी जो बाहर हो रही होती है वो, उसमें वो अव्वल तो नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में वो मुनासिब नहीं है। रोज़े की बुनियादी तौर पे जो रूह है ना, वो ज़ख्मी हो जाती है इससे, सही। ये जो हम जो कुछ कर रहे होते हैं। जी। तो अल्लाह ताला ने रोज़ा जो है वो एक बड़ा एक क्लासिकल किस्म की एक एक्सरसाइज है, जो हमारी बॉडी को फिर से यूँ कह लें कि रिजुविनेट करने के लिए, उसको फिर से उसकी रिहेबिलिटेशन हो रही होती है, तो वो सारे उस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, और हम ये वाली प्रैक्टिस करके उसको फना कर देते हैं। बिल्कुल। तो कोशिश करें कि बिल्कुल एक्सरसाइज कीजिए, और आम लोग भी, और साथ साथ और आम लोगों में ख़ास तौर पे जब वो तरावी की तरफ जाते हैं तो वो एक बहुत अच्छा फिनोमेना है, एक्सरसाइज वैसे ही उनकी बहुत अच्छी हो जाती है। और मैं एक साहब को देखता था इस हवाले से कि उनकी वो शुगर इंसुलिन डिपेंडेंट थे, और तरावी के दौरान ही जो है वो उनकी शुगर जो है वो लो हो जाया करती थी। उस वक्त आम का मौसम था और वो बाकायदा शेक पिया करते थे, तब जाके उनका इंसुलिन लेवल जो है बेहतर होता था। सही। तो इस तरह आप अपने आप को मैनेज करके जो है वो चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। सही। अब आखिरी सवाल है मेरा कि सीज़न चेंज हो रहा है, जैसे मैंने अभी पहले भी ज़िक्र किया। अब जो मौसम चल रहा है कराची में, और जब ये रमज़ान अब आएँगे, तो आपकी क्या एडवाइस है कि इस मौसम में जो है वो क्या पहले से एहतियात करें रमज़ानों के हवाले से? पानी का इंटेक जो है वो बेहतर कर लें, खासतौर पर गुर्दे के अमराज से रिलेटेड जिन लोगों को ये यूटीआई इन्फेक्शंस के बार बार चांसेस होते हैं, ठीक है, वो पानी का इंटेक कर लें। फिर इसी तरह किडनी स्टोन्स के हवाले से कुछ लोगों में प्रॉब्लम होती है, हैबिचुअल होते हैं, जी, कई बार उनके गुर्दों में जो पथरी बनती है और पास आउट हो जाती है खुद ब खुद। लेकिन जब आप ये लंबा गैप देंगे, आज वक्त शायद 13.5-14 घंटे का रोज़ा होगा गालिबन, तो उसमें ये जो लंबा गैप होगा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। और एक फिनोमेना है हमारे यहाँ कि हम पूरे दिन का पानी जो है वो उस टाइम पे पी लें इफ्तारी में, वो बजाय फ़ायदे के नुकसान देता है, ख़ास तौर पे किडनी पेशेंट्स में, क्योंकि जब गुर्दे आपके वैसे ही कमज़ोर हैं, आप उसको इतना बर्डनाइज कर रहे हैं जी, तो फिर वो वाली बात जो है वो प्रॉब्लम होती है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो डायरेटिक दवाएं, पेशाब लाने वाली, पेशाब आवर दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, और वो फिर कहीं वो उसको बियर नहीं कर पाते। अगर आप एक साथ 6-7-8 ग्लास उस थोड़े से टाइम में पी लेते हैं, तो ना आपको वो प्रॉपर गुर्दा उसके लिए उसको मैनेज कर सकता है, फिर वो पानी रिटेन होता है,
टिन होके वो आपके हार्ट पे भी असरअंदाज हो सकता है, उससे आपकी गुर्दा भी जो है उसकी साख मुतासर हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी मैनेजमेंट जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, कि हमें ज़हनी तौर पे सबसे पहले तैयार होना कि मुझे इस टाइम से इस टाइम तक ये बहुत हेल्प आउट करता है जी, ज़हनी कि तौर पे मुझे, तैयार हाँ, होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे पता हो कि पूरे दिन की थकावट के बाद, काम करने के बाद मुझे रात को भी एक काम अंजाम देना है और मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, बजाय से कि मुझे अचानक पता चले, तो मैं उसको बहुत अच्छे अंदाज में मैनेज कर लेता हूँ। तो इसलिए पहले से जो चीज़ें अरेंज मैनेज हो जाती हैं, आदमी अपनाओ। फिर चूँकि ये एक रूहानी वो है ना, हमारे यहाँ तो एक इबादत का दर्जा है और उसमें आदमी बड़े दिल से और बड़े जोश व जज्बे के साथ उसमें लगा हुआ होता है। तो मैंने देखा है कि अमूमन लोग इसको मैनेज कर लेते हैं। सही। यहाँ पे हमारा ये रमज़ान का जो रमज़ान से पहले का सेशन था, ये एंड होता है। इसमें मैसेज हमारे पास यही है कि तैयारी और ज़हनी तौर पे तैयार रखना अपने आप को, और साथ-साथ रमज़ान जो है ना रम्ज़ से निकला है, जिसके मायने तेज़ी, सख्ती, मुशक्क़त के हैं। तो अगर हम अपनी कमर पहले से कस लें तो हमें रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुज़रेगा और उसके जितने भी फैज़ हैं ना वो हम हासिल कर सकेंगे। और हमारा मकसद भी यही है कि हम आपको इस तरह से तिब्बी मशवरे दें और इस तरह से आपको एडवाइसेस दी जाएँ यहाँ पे माहिरीन के ज़रिए, कि आपको पता हो कि आपने अपना ख़्याल कैसे रखना है, ताकि आपका रमज़ान और आपकी रमज़ान की इबादत बेहतर तरीके से गुजर सकें। तो इस सेगमेंट को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर इंशाल्लाह रमज़ान के सेगमेंट जो कि दौरान रमज़ान आपने क्या करना है उसमें फिर हम इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपका। थैंक यू।